A very good morning to all my dear students. You all are welcome to Vision Civil Service. आपके नेक्स्ट करंट अफेयर के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं. एज थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ हमारे विजन सिविल सर्विस के बारे में, जिसमें आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. देन कमिंग टू स्टेट पीसीएस, उसका भी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल, वो तीनों को कंबाइन लेके चला जाएगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. एंड देन नेक्स्ट जो भी स्टेट के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको भी कंसिडर करके, लाइक सीटेट, एसटेट, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सीपीओ, इन सब की प्रिपरेशन करवाई जाती है बोथ मोड में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. एंड आफ्टर देन जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग मैन और वुमेन हैं, उनको भी अगर अपनी क्लासेस स्पेशल बैचेस चाहिए तो उनके भी अलग से अरेंजमेंट्स हैं स्पेशल बैचेस के, विच इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. ओके, और डेमो क्लासेस आपके लिए 2 अवेलेबल है फ्री. तो जब भी आपको लगता है कि यू आर सेटिस्फाइड विद द कंटेंट्स वी आर गिविंग यू, ओनली देन यू कैन टेक इंटरेस्ट इन विजन सिविल सर्विस, एंड आई एम डैम श्योर यू विल नॉट डिनाई इट. ओके, चलिए तो मूव करते हैं हमारे करंट अफेयर के सेशन को. So our next news is large exposure framework guidelines of RBI. RBI की guidelines का सबसे बड़ा framework exposure है वो क्या है? Amidst concern about the exposure of Indian banks to a business conglomerate, the RBI governor has said that the large exposure framework of RBI is fully complied with by all the banks. ये कंसर्न दिखाया गया है कि जो भी इंडियन बैंक्स हैं जो बिजनेस से कॉन्ग्लोमेरेट है, बिजनेस के साथ मिक्स्ड हैं, ठीक है, उनके लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क एक्सपोजर किया गया है कि आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि ये सबसे बड़ा एक्सपोजर फ्रेमवर्क जो होगा आरबीआई का, वो सारे बैंक्स के साथ कंप्लाई करेगा. ठीक है, आरबीआई क्या कह रहा है इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं. As the regulator and supervisor, the RBI maintains a constant vigil on the banking sector and on individual banks with the view to maintain financial stability. RBI सभी बैंक्स का क्या है? सुपरवाइजर है और रेगुलेटर है. सारे बैंक्स कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो उन सबको सुपरवाइज करने का काम आरबीआई का है. तो बीइंग रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर, आरबीआई क्या करता है, बैंकिंग सेक्टर पे पूरी निगाह रखता है एंड ऑन इंडिविजुअल बैंक्स विद द व्यू, और जितने भी इंडिविजुअल बैंक्स हैं उन पर भी निगाह रखता है इस व्यू से कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन्ड रहे. क्लियर? The RBI has a central repository of information on large credits database system where the banks report their exposure of rupees 5 crore and above, which is used for monitoring purposes. RBI के पास सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट डेटाबेस सिस्टम है, जहां पे बैंक्स अपने एक्सपोजर का रिपोर्ट करते हैं जो कि 5 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, तो उनकी पर्पसेस को रिपोर्ट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है. ओके, एज पर द आरबीआई करंट असेसमेंट, आरबीआई के करंट असेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर क्या होता है, रिसिलेंट रहता है और स्टेबल रहता है. ओके, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि कैपिटल की एडिक्वेसी को लेके या एसेट की क्वालिटी को लेके, लिक्विडिटी को लेके, जो भी प्रोविजन कवरेज है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या लॉसेस हैं, या क्या कितना ये हेल्दी है, ये सारी चीजें जो है इन पैरामीटर्स के बेसिस पे देखा जाता है. बैंक्स आर आल्सो इन कंप्लायंस विद द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई. और बैंक्स भी जो भी गाइडलाइंस आरबीआई ने इंश्योर किए हैं, इशू किए हैं, बैंक्स क्या करता है उन सब गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई करने की कोशिश कर रहा है. अबाउट लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइंस, जनवरी 1919 में क्या हुआ था, जो बेसल कमिटी थी बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसने इशू किया था सुपरवाइजरी गाइडेंस. क्या इशू किया था? सुपरवाइजरी गाइडेंस इशू किया था ऑन लार्ज एक्सपोजर. लार्ज एक्सपोजर पे इसे गाइडलाइन किया था, जो कि क्या था, मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर. जितना भी ज्यादा क्रेडिट एक्सपोजर, जिसमें ज्यादा अमाउंट की बात की जाए, उसको मेजर करना और कंट्रोल करना ही उनका इशू किया हुआ था. इन ऑर्डर टू फोस्टर अ कन्वर्जेंस अमंग वाइडली डाइवर्जेंट नेशनल रेगुलेशंस ऑन डीलिंग विद लार्ज एक्सपोजर. अब एक कन्वर्जेंस की बात की जाए, नेशनल जो रेगुलेशंस थे
लार्ज एक्सपोजर को डील करने में, तो जो BCBS है उसने इशू किए थे क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए थे कि इसी के बेसिस पर जो भी सुपरवाइजरी होगी, फ्रेमवर्क जो है वो मेजर किया जाएगा कंट्रोलिंग के लिए, वो इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे किया जाएगा। और ये कब हुआ था, अप्रैल 2014 में। The Reserve Bank has decided to suitably adopt these standards. और रिजर्व बैंक ने क्या डिसाइड किया था कि इन स्टैंडर्ड्स को ही प्रॉपरली वो अडेप्ट करेगी, अडॉप्ट करेगी इन इंडिया पूरे बैंक्स के लिए। एंड द इंस्ट्रक्शंस और बैंक लार्ज एक्सपोजर, और बैंक के जो भी लार्ज एक्सपोजर है, जो लार्ज अमाउंट में जिनका डीलिंग हो रहा है, उसको लेके क्या किया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस उस हिसाब से प्रोवाइड किए जाएंगे। बैंक्स मस्ट अप्लाई LEF एट द सेम लेवल। बैंक्स को और क्या साथ साथ करना चाहिए, LEF के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होते हैं। मतलब कि एक बैंक जो है वो LEF के कुछ नॉर्म्स एंड कुछ रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई कर सकता है दो लेवल्स पे, कंसोलिडेटेड लेवल एंड सोलो 2 लेवल। LEF के अंडर क्या होता है कि जो बैंक के एक्सपोजर होती हैं सारे काउंटर पार्टीज और जो ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज हैं उनमें से कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, तो ये सारा एक्सपोजर इन काउंटर पार्टीज के बीच में होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज RBI's QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। RBI का जो QR कोड जो बेस्ड है वो कॉइन वेंडिंग मशीन, उसके बारे में पढ़ते हैं। RBI ने रिसेंटली अनाउंस किया है एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट जो कि कॉइन वेंडिंग मशीन QR कोड बनाएगी। किसके बेस्ड पे, कॉइन वेंडिंग मशीन के बेस पे बनाएगी RBI के लिए। ये जो QCVM है ये कैशलेस कॉइन डिस्पेंसेशन मशीन होती है, ठीक है। मतलब QC मतलब वही QR डेटा जो है ना, QR कोड, उसके बेस पर जो वेंडिंग मशीन है। QCVM मतलब QR कोड कॉइन वेंडिंग मशीन। ये एक ऐसा कैशलेस कॉइन है, जो ऐसी मशीन है जो डिस्पेंस करेगा कॉइन को अगेंस्ट अ डेबिट, एक डेबिट के अगेंस्ट, टू द कस्टमर्स बैंक अकाउंट यूजिंग UPI। ये क्या करेगा, एक कैशलेस मशीन होता है, कॉइन होता है जो डेबिट के अगेंस्ट में अपने कस्टमर्स के बैंक अकाउंट के UPI के थ्रू उनके अगेंस्ट क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा। ये कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया था कुछ टॉप बैंक्स के साथ। एंड अनलाइक अ कैश बेस्ड ट्रेडिशनल कॉइन वेंडिंग मशीन, एक कैश बेस्ड ट्रेडिशनल जो कॉइन वेंडिंग मशीन होती है उसकी तरह नहीं, द QCVM वुड एलिमिनेट द नीड फॉर फिजिकल टेंडरिंग। इसमें फिजिकल टेंडरिंग की नीड नहीं है। जैसे नॉर्मली आप वेंडिंग मशीन से आप पैसे निकालते हो, जाते हो ATM पैसे निकालते हो, ह्यूमन की नीड होती है, करेंसीज आप निकालते हो, राइट। तो वहां पे एलिमिनेट करेगा, फिजिकल टेंडरिंग नहीं होगा बैंक नोट्स का, और उनके ऑथेंटिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Customers will have the option to withdraw coins in the required quantity। और कस्टमर्स के पास ऑप्शन रहेगा कि जो भी अमाउंट वो विड्रॉ करेंगे वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हो एंड डिनोमिनेशंस इन QCVM, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है ताकि शुरू में उसको रोल आउट किया जाए 19 लोकेशंस में, 12 शहरों के 19 लोकेशंस में किया जाए अक्रॉस द कंट्री। ये वेंडिंग मशीन्स जो हैं इसको इंटेंड किया गया है ताकि इंस्टॉल किया जा सके पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कि रेलवे स्टेशंस, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट प्लेसेस, ताकि वहां पे बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो सके। Based on the learning from the pilot test, guidelines would be issued to banks to promote better distribution of coins using QCVM। और देखा जाता है तो ये जो पायलट टेस्ट के थ्रू ये जो गाइडलाइंस है उनको इशू किया गया है बैंक्स को, ताकि बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन का यूज प्रॉपरली हो सके, प्रमोट किया जा सके यूजिंग QCVMs, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट न्यूज इज जंत्री और एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स, ASR। क्यों है ये न्यूज में? अभी गुजरात गवर्नमेंट ने 100% हाइक जो है अनाउंस किया है जंत्री रेट्स पे। रेडी रेकॉनर्स रेट्स एप्लीकेबल टू RRR applicable to any property bought or sold across the state with immediate effect from February 4। गुजरात सरकार ने एक 100% हाइक जंत्री रेट जो है वो अनाउंस किया है, ठीक है, जो क्या है RRR, रेडी रेकॉनर रेट्स। ये उन पर एप्लीकेबल होंगे जो अपने स्टेट्स के अक्रॉस कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं। और ये कब से हो गया स्टार्ट? 4 फरवरी से। जंत्री क्या है? जंत्री या एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स, ये एक मिनिमम रेट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को
रजिस्टर करने के लिए, जो कि किसी भी के भी ओनरशिप के अंडर अगर जाता है तो। These rates differ between cities. Cities के हिसाब से इन रेट्स में फर्क भी रहता है। Even within localities, localities की भी अगर बात की जाए, जंतरी रेट्स में डिफर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टाइप। जंतरी रेट जो है किसके बेस पर डिफर करती हैं कि रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है, उसका कहाँ का लोकेशन है, प्रॉपर्टी का साइज कैसा है, एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। ठीक है। When an old or existing property is bought by a new owner, अगर कोई पुरानी या एग्जिस्ट कर रही प्रॉपर्टी कोई नया ओनर खरीदता है तो उसको सबसे पहले जंतरी मार्केट में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेलिंग प्राइस जो कि सबसे हायर होता है। और नेम जो है ASR, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि जंतरी रेट जो है वो एनुअली चेंज हो सकते हैं, बट वर लास्ट हाइक्ड इन अप्रैल 2011। लास्ट टाइम ये कब हाइक किए गए थे, 2011 में। फिर 4 फरवरी को ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के अंदर जो आता है, जो कि पहले क्या थे, बिजनेस कंस्ट्रक्शन में खुद ही एसोसिएटेड थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन इशू किया है टू हाइक द जंतरी रेट्स बाय 100% टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, ताकि 100% से जंतरी रेट्स को हाइक कर दिया जाएगा ताकि ये नेक्स्ट डे से ही इफेक्ट में आने लगेगा। बाय हाइकिंग द जंतरी, जंतरी को हाइक करने से क्या होगा, या दूसरे स्टेट्स इसे क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ रेट्स, या द स्टेट गवर्नमेंट्स विल कलेक्ट मोर रेवेन्यू। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, और ज्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगी थ्रू स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। और जो मूव है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कर्ब किया जाएगा ब्लैक मनी, मतलब खत्म किया जाएगा ब्लैक मनी इन रियल एस्टेट सेक्टर बाय ब्रिजिंग एक गैप हो जाएगा जंतरी रेट्स और एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रॉपर्टी से। ठीक है। लैंड एंड प्रॉपर्टी ओनर जो भी होंगे वो यूजुअली क्या करते हैं, अपने प्राइसेस को हायर कोट कर देते हैं एज कंपेयर टू जंतरी रेट्स। ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसलिए इस चीज को अब खत्म कर दिया जाएगा। ASR एक ऐसा इसेंशियल इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है स्टैंप ड्यूटी की असेसमेंट के लिए, जो कि किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने में एग्रीमेंट चार्ज किया जाता है। ये भी इनेबल करता है टू इंडिकेट द प्रॉपर्टी प्राइसेस फॉर एवरी लोकेशन, हर लोकेशन के लिए प्रॉपर्टी प्राइसेस को इंडिकेट करता है, और अ स्पेसिफाइड एरिया विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। ठीक है। नेक्स्ट योर न्यूज इज अप नेक्स्ट इंडिया अंडर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। नेक्स्ट जो इंडिया है वो कौन सी स्कीम के अंडर है, माई मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। चेयरमैन अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, उन्होंने दूसरे एक्सपोर्ट काउंसिल के साथ, उनके मेंबर्स के साथ मिलकर इनॉग्रेट किया है पहला अप नेक्स्ट इंडिया 2023 एडिशन इंटरनेशनल बायर्स और उनके एग्जीबिटर्स के प्रेजेंस में एट अपैरल हाउस, कहां पे, गुरुग्राम हरियाणा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अप नेक्स्ट इंडिया क्या है, अप नेक्स्ट इंडिया 2023 एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि रिवर्स बायर सेलर जो है उस सीरीज में मिलते हैं, किसके नेम के अंडर, अप नेक्स्ट इंडिया के अंडर। और ये किसके साथ स्टार्ट किया गया था, जापान के साथ। अप नेक्स्ट इंडिया जो है, अप नेक्स्ट इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड बाय AEPC, किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है, AEPC के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और कौन सपोर्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। 84 प्रोमिनेंट जापानीज बायर जो हैं, जैसे कि ट्रेडिंग कंपनीज हो गए, रिटेल चेन्स हो गए, या जो भी स्टोर्स हो गए, ये सब इंडिया में सोर्स है रिक्वायरमेंट, जो कि 112 ऑड इंडियन एग्जीबिटर्स को लेके, जो कि पूरे RMG रिफ्लेक्टिंग जापानीज टेस्ट में डिस्प्ले किए जाते हैं। ठीक है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम क्या है, ये एक ऐसा एक्सपोर्ट प्रमोशन है जो एक कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट किया जा सके। ये स्कीम फॉर्मुलेट किया गया है ताकि प्रोडक्ट फोकस कंट्री बनाई जा सके एक इस अप्रोच से, ताकि स्पेसिफिक मार्केट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है मार्केट स्टडी या सर्वे के हिसाब से किया जा सके। असिस्टेंस वुड बी प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, असिस्टेंस, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, देन नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस, research institutions, universities, laboratories, exporters for enhancement of exports through assessing new markets or through increasing the share in existing markets. Under the scheme, इस स्कीम के अंदर देखा जाए तो जो लेवल ऑफ असिस्टेंस है हर एलिजिबल एक्टिविटीज के लिए फिक्स किया गया है।
और कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके लिए एलिजिबल है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए? मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स अब्रोड, then capacity building, support for statutory compliances, then studies, then project development, developing foreign trade facilitation web portal and to support cottage and handicrafts unit. handicrafts unit के लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमारे इंडिया को इस चीज पे रखा जाएगा कि हर स्टेट में वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट होगा, वन ओडी एंड ओपी। तो ये इसलिए किया जाएगा ताकि हर स्टेट में ये चीज अपने जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं या नॉन प्रोडक्ट्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो उसका प्रमोशन होगा। एंड सब ये सेम चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट्स यूनिट्स, ठीक है। विद दिस आपका जो भी न्यूज मैंने कराया है उसके कंसेप्ट खुद से आपको क्या करने हैं, अरेंज करने हैं, कलेक्ट करने हैं, अपने हिसाब से कंटेंट्स को बनाना है। यू हैव टू देन कंपेयर ऑल दीज थिंग्स एंड जितनी एक्स्ट्रा स्टोरीज आपको पता चलती है वो आप उसको ऐड ऑन करते हो, तो वो रटने के लिए नहीं है, इट इज ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। करंट अफेयर इज नेवर मेंट फॉर क्रैमिंग, ओके। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, और वो चीज को आप जब रियल लाइफ से रिलेट करते हो तो वो करंट अफेयर आपके माइंड में फीड होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए फॉर दिस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।